हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। अब बस पेपर होने में 1 महीना भी नहीं बचा है और बस आप लोग लगे रहिए, जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल मेरी जैसे ही आपको 30 आउट ऑफ 30 CDP में लाने हैं। ओके, तब आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर CDP का 4 है। इससे पहले हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अपने प्रैक्टिस सेट को करते हैं, आराम से देखिएगा, ठीक है। और साथ साथ में अपना भी इवेल्युएशन करते चलिए, चेक करते चलिए। आप थोड़ी स्पीड हाई रखेंगे क्योंकि आज हम लोग देखेंगे 1 मिनट में 1 आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब समझाने लगते हैं इसलिए टाइम लग जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से करेंगे फिलहाल, ठीक है। चेक करते चलना अपना स्कोर। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट इज विकास है। क्या है विकास? ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, एक अनियंत्रित प्रक्रिया, ए ग्रेजुअल एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स बट नॉट बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बट नॉट बाय पर्सनल फैक्टर्स। बताइए विकास जो है वो क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? तो सीधी सी बात है, इसमें तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो इसमें कहते हैं कि केवल विकास जो है केवल पर्सनल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे प्रभावित होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित नहीं होता। नहीं, विकास प्रभावित होता, तो सी तो नहीं होगा। और डी इसलिए नहीं होगा कि पर्सनल दोनों से होता है विकास, तो इसका डिसकंटिन्यूअस नहीं। विकास कैसी प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया, तो जे भी नहीं होगा। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is an environmental factor influencing development? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? जीन्स, हेरिडिटी, मैच्योरेशन, स्कूल। अब देखिए जो ऊपर वाले जो तीनों हैं, वंशानुगुण, जीन्स, आनुवंशिकता, परिपक्वता, ये तीनों हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। और ये कैसे हमारे हेरिडिटी, आनुवंशिक हैं। जबकि स्कूल कैसा? स्कूल एक बाहरी चीज़ है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट में आता है। तो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारक है जो हमारे विकास को प्रभावित करता है, वो इन्वायरमेंटल है। तो इन्वायरमेंटल वातावरणीय कारक कौन सा हो जाएगा इसमें? डी, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is typical the first and foremost agent of socialization of very young children? मतलब बहुत छोटे बच्चों के लिए सबसे प्राथमिक घटक सामाजिकरण का कौन सा है? तो बच्चों का प्राथमिक पूछा जाए, सबसे पहला पूछा जाए तो कौन होता है प्राथमिक? मैंने आपको पढ़ाया है, प्राथमिक में सबसे पहले फैमिली आती है। अगर फैमिली ना मिले तो पास पड़ोस हमारा आंसर सही होगा। अब इसमें सीधे फैमिली दिया हुआ है, इसलिए डी इज आवर राइट ऑप्शन। जो फैमिली होती है वो प्राइमरी एजेंट है, प्राथमिक घटक है सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण का। और प्राइमरी को छोड़कर और जितने भी जो बचते हैं ये सब कैसे हो गए? सेकेंडरी हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज आर रिफ्लेक्सेस डोमिनेंट एंड प्राइमरी पार्ट ऑफ लर्निंग। मतलब है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं, ठीक है, रिफ्लेक्स, डोमिनेंस, अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती। मतलब ये बच्चे हैं, तो ऐसे ही वो कौन सी अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार जिसमें बच्चे अपने जो है शारीरिक अंगों के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखते हैं, मतलब सेंसेस के द्वारा सीखते हैं। तो जो पहली अवस्था हमारी है सेंस SPCF4 होती है। जो SPCF में जो पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, इसके नाम से ही क्लियर है। सेंसरी जो बच्चे होते हैं वो सेंसेस के माध्यम से सीखते हैं, हाथ पैर है
गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। सेंसरी मोटर स्टेज वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने हाथ पैर के द्वारा सीखते हैं, सेंसेस के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार आपको एक जानकारी मिली है, उसको आपको ऐड करना है स्कीमा में, जो आपके माइंड में भरा पड़ा है उसमें ही आपको ऐड करना है न्यू इन्फॉर्मेशन, चेंजिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो इसको क्या कहा इन्होंने? सेंट्रेशन कहा है? नहीं, सेंट्रेशन नहीं कहा है। एकमोडेशन, डिसइक्विलिब्रियम, परसेप्शन तो कुछ होता ही नहीं है। अब दो आंसर हो सकते हैं, या तो समायोजन या संतुलीकरण। तो जो जीन पियाजे ने कहा है, जो हमारा स्कीमा है, इसमें स्कीमा में नई जो जानकारी है उसको 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के ही 2 भाग होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकमोडेशन। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो बी होगा, एकमोडेशन। अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, अवस्थाओं के बारे में, मुझे स्कीमा के बारे में। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैराथन क्लास में। ठीक है, तो फिर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सेंट्रेशन तो हमको पढ़ा ही दिया है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, एकमोडेशन। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। CDP में ऐसी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, आप भी कहें कि हाँ किसी ने पढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये पहले वाले जो वर्ड हुआ करे उनको स्किप कर दिया करो, डायरेक्ट मलाई मिलाई पकड़ो। जैसे यहाँ से है, इसको देखो, इससे आपकी स्पीड बढ़े थोड़ी। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दी गई है? ZPD को किसने दिया है? तो ये तो रट ही गया है, और ZPD को दिया है लेव वाइगोट्स्की जी ने, लेव सिमोनोविच वाइगोट्स्की। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रसिया के रहने वाले थे, रसियन थे। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है संजय अकेडमी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को ना किया है, और शेयर कर दें क्लास को, जिससे और बच्चों को भी क्लास का फ़ायदा मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, जिससे हमको इसकी PDF मिल जाए। और इस बार अब की हम लोगों को सीटेट को बिल्कुल पास कर लेना है, बस। सीटेट को पास करने के बाद भूल जाना, सीटेट को करते हैं भर्ती की तैयारी आराम से, सुपर टेट की। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोट्स्की कंसेप्चुलाइज्ड डेवलपमेंट एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार जो विकास है वो किस चीज़ में परिवर्तन है? बताइए। स्कीमा की बात किसने की है? जीन पियाजे ने। नाम आया है लेव वाइगोट्स्की का, आंसर होगा ही नहीं। सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज़, इंटरनलाइज्ड प्रोसेसेस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी स्कीमा आया है, इसको भी जीन पियाजे ने दिया, कट कर दो, होगा ही नहीं आंसर। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, एक्सटर्नल प्रोसेसेस। अब आंसर इसमें या तो ए होगा, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो कट कर चुके, या तो बी होगा या डी होगा। 2 ही तो बचे हमारे पास, 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन को। ये बताइए, लेव वाइगोट्स्की जी ने सीखने को किसमें बताया? सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की बात हम नहीं करेंगे, किसमें? लेव वाइगोट्स्की से रिलेटेड। तब इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, सोशली शेयर्ड एक्टिविटी, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखने को और इंटरनलाइज्ड प्रोसेसेस में बदला ही जाता है। यही है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज इनटू इंटरनलाइज्ड प्रोसेसेस। बी इज आवर राइट ऑप्शन। देखते हैं, हिट कर दो ये क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग प्रोपोज्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी स्टेज दी है अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में? ये तो सभी को रट गया होगा। 6 हैं स्टेज। अगर लेवल पूछा जाए, लेवल कितने हैं? लेवल हैं 3।
स्टेजेस कितनी हैं? स्टेजेस हैं 6। एक लेवल में 2 स्टेजें हैं, ठीक है। 3 गुणा 2 इज इक्वल टू 6। 3 लेवल और 6 स्टेज। इनके ऊपर एक एक अलग से वीडियो बनाएंगे लेब बाइगोट्स की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोल्बर, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। एज पर कंस्ट्रक्ट विच अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट, सर्किल कर लो भाई, नॉट वाला मिल गया क्वेश्चन। नॉट, नॉट नकारात्मक क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऐसे सर्किल कर लिया करो जिससे आपका गलत ना हो। As per constructivist approach, which of the following should not be promoted among students? निम्नलिखित में से किसको हमको क्लास में नहीं प्रमोट करना है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार, मतलब संरचनावादी उपागम के अनुसार हमको किस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं बिल्कुल देना है। गाइडेड डिस्कवरी, एसोसिएट लर्निंग, रोट मेमोराइज, सीधे दिख रहा है नेगेटिव वर्ड है, रोट मेमोराइज, हमको रटाना है ही नहीं कुछ। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो हमने पढ़ाए थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। जिसने ना पढ़े वो पढ़ ले जाके, वीडियो है देख ले। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्यूशेंट? निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धि लब्धि परीक्षण के संदर्भ में कौन सा सही है? सकारात्मक क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी हमको सकारात्मक ही देना है। कौन सा सही है? दे मीजर इंटेलिजेंस इन ए वेरी कम्प्रिहेंसिव मैनर, जो टेस्ट है बुद्धि लब्धि परीक्षण बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव रूप से मीजर करते हैं, सही बात है। देयर इज ए, नहीं रुक जाइए, ये गलत बात है, ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव नहीं करते हैं, यही तो इनकी लिमिटेशंस होती है। तभी तो जो बुद्धि परीक्षण है इसका विरोध किया है हार्वर्ड गार्डनर ने, नकारा है। देयर इज ए सर्टेन एरर ऑफ मेजरमेंट इन आईक्यू टेस्ट, जो आईक्यू टेस्ट होते हैं इनमें कहीं ना कहीं जो होती है एक त्रुटि होती है। आईक्यू टेस्ट और फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कल्चरल वॉइस, अच्छा इनमें कल्चरल वॉइस नहीं होती, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह नहीं होता है, बल्कि होता है, ठीक है। आईक्यू टेस्ट ऑलवेज हाइजर हाईली रिलायबल, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं आईक्यू टेस्ट, नहीं ये बात गलत है। तो सही कौन सी है? तो सही बात जो वाली बी है, जो बी ऑप्शन वो सही है। क्यों? जो ये आईक्यू टेस्ट होते हैं इनमें जो है कहीं ना कहीं ये एरर वाले होते हैं, इनमें मिस्टेक होती है। हम किसी भी व्यक्ति की 100% एक्यूरेसी के साथ उसकी इंटेलिजेंस का मेजर नहीं कर सकते, चाहे आप कैसा भी आईक्यू टेस्ट कर लें, आईक्यू परीक्षण कर लें, बुद्धि लब्धि परीक्षण कर लें। तो ये बात सही है क्योंकि कंटेक्स्ट में हमको सही बतानी थी। करेक्ट, सो बी इज आवर राइट। देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। Theorists differ in their conceptualization of relation between language and thought, while Jean Piaget believes influence. Okay, Lev Vygotsky suggests that directs that. बताइए, जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की जी के बारे में मैंने आपको सीडीपी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इन दोनों लोगों के थॉट, लैंग्वेज और थॉट के ऊपर में इन लोगों का डिस्कशन किया, लैंग्वेज और कोग्निशन के बारे में। तो बताइए, एक देखिए यहाँ पर समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है। जीन पाइगेट मतलब पियाजे जो है, पियाजे ने कहा है, राइटिंग नहीं अच्छी है, अरे रुक जाइए, पियाजे, पियाजे और इधर है वाइगोट्स्की।
पियाजे जी ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उनमें लैंग्वेज आती है। ठीक है, इसी पहले क्या होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उनमें लैंग्वेज आती है। इसका जस्ट अपोजिट वाइगोट्स्की जी कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चे में लैंग्वेज आती है, पहले बच्चे भाषा होती है, उसके बाद ही उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसी बात में ये दोनों लोगों के जो विचार है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से अलग है, ध्यान रखना। तो अब बताइए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। जीन पाइगेट, जीन पियाजे के अनुसार सबसे पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो देख लीजिए कोग्निटिव डेवलपमेंट कौन से में है, ये है, इसमें है। ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज को प्रभावित करता है। लेफ्ट वाइगोट्स्की सजेस्ट द लैंग्वेज थॉट, हाँ ठीक है, ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं सबसे पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद लैंग्वेज आती है, भाषा का विकास होता है। इसका जस्ट अपोजिट लेव वाइगोट्स्की जी कहते हैं कि पहले बच्चे में भाषा का विकास होता है, फिर उसके बाद उसका थॉट डेवलप होता है, उसके बाद उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसी चीज़ में ये दोनों लोग डिफर करते हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 12, ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल्स ओवर फीमेल्स इन टेक्स्ट बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का पाठ्य पुस्तक में अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है। मतलब एक बुक है, इस बुक में सबसे ज़्यादा जो है पुरुष हैं, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस बुक में क्या होगा, इस बुक में एक ही सीधी बात है, आप लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ा दिया है, जेंडर बायस होगा, जेंडर पूर्वाग्रह है। बस पुरुषों को ही ज़्यादा अपीचमेंट किए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा दिए जा रहे हैं, उनके एग्जाम्पल लगाए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कैसा, ये है जेंडर बायस। क्वेश्चन नंबर 13, ये टीचर शुड, एक शिक्षक या शिक्षिका को आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बताइए। कंसीडर स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल टीचिंग, सीखत पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना। अगर आप तो पढ़ाए जा रहे हैं, आप तो क्वेश्चन की बमबारी किए जा रहे हैं, कंटेंट बच्चों के ऊपर डाले जा रहे हैं, लेकिन बच्चे अब उस स्पीड से सीख नहीं रहे हैं, नहीं पा रहे, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं और आप पढ़ाए जा रहे हैं, आपको क्या ये करना चाहिए। आगे, इग्नोर स्टूडेंट पेस ऑफ लर्निंग, इसको इग्नोर करना चाहिए, बच्चों के सीखने को इग्नोर कर देना चाहिए बिल्कुल, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पढ़ाना है, नहीं इग्नोर नहीं करना है। कंसीडर पेस ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ओनली, जो अच्छे स्टूडेंट है केवल उनकी ही हमको ध्यान रखना है, नहीं और स्टूडेंट का दुश्मन थोड़ी ना है, हमको सबको लेकर जाना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है, हमारे लिए सभी बच्चे समान। ओनली है तो गलत है, सी तो होगा ही नहीं। इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चों की व्यक्ति भिन्नता को इग्नोर आप करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं वो रिसोर्स की तरह लेने हैं, तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब बचे हैं ए बी, तो ए बी में क्या है, इग्नोर, इसमें भी इग्नोर आ गया, तो आपको इग्नोर नहीं करना है बच्चों को, कुल मिला के बात ये याद रखनी है। तब इसलिए हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ए इज आवर करेक्ट आंसर। आपको सिखाते समय, पढ़ाते समय बच्चों की सीखने की दर का, सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज असेसमेंट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग, ए टीचर शुड, एक अध्यापक को चाहिए सीखने के उद्देश्य हेतु, सीखने के लिए हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। कंडक्ट एग्जाम एट द एंड ऑफ सेशन, सेशन के अंत में एग्जाम करा ले। नेक्स्ट, यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओनली, मैंने आपको निगेटिव पॉजिटिव वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जहाँ पर स्टैंडर्ड कोई चीज़ मिल जाए उसको कट कर देना देखते खन आँख ही बंद करके, वो गलत होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं, हमको फ्लेक्सिबल रखना है। डू असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट विद ऑन गोइंग एक्टिविटीज़,
मतलब जो भी क्लासरूम में हम गतिविधि करवा रहे हैं उनमें बच्चों की भागीदारी, ठीक है, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट के आधार पर आकलन करें कि जो हम क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे बच्चे उसमें सहभागिता दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस चीज़ का आपको आकलन करना चाहिए। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हिंडर, हिंडर का मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक्स, जो हमें बाधा उत्पन्न करे, क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो समालोचनात्मक चिंतन में बाधा बाधा पड़ने की संभावना है, कौन सी चीज़ है बाधा पहुंचा सकती है, आप बच्चों का समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या ऐसी चीज़ है, निगेटिव क्वेश्चन है, ये हिंडर करेगा, बाधा डालेगा, तीन चीज़ें बाधा नहीं डालेंगी, एक चीज़ बाधा डालेगी, वो कौन सी चीज़ है। प्रमोटिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, अनुरूपकों के प्रयोग देने को बढ़ावा देना सही है, बाधा नहीं डालेगी। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, नहीं ये भी बाधा नहीं डालेगी, ये तो पॉजिटिव है। गिविंग रिफ्लेक्शन टाइम, गहन चिंतन के लिए समय देना, वो भी सही बात है। तो बचा कौन, इनकरेजिंग रोट मेमोराइज, इस क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं था, मैंने केवल पढ़ दिया आप लोगों के लिए, पता क्यों, इसके ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े थे, यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन, आप कभी भी रटने को जो है कंठस्थीकरण को जो है प्रमोट नहीं करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे। सो डी इसमें क्यों हमारा सही है, क्योंकि क्वेश्चन नकारात्मक ऊपर पूछा गया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स इट इज इम्पोर्टेंट टू, जो आपको उन बच्चों को समाहित करना है अपने क्लासरूम में जो बेचारे गरीब परिवार से हैं, निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से संबंध रखते हैं, चाहे वो आदिवासी हमारे भाई बहन के बच्चे हों, रेग पिकर के हों, भीख मांगने वाले बच्चे, किसी भी प्रकार के जो ऐसे बच्चे हैं, आपको क्लास में उनका इंक्लूजन करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए इसको पकड़ो। टीच यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड देखा, कट कर दो, होगा ही नहीं। इग्नोर, इग्नोर कर देंगे आप, सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट, नहीं आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी हालत में किसी भी बच्चे को, गलत। प्रमोट स्कूल कल्चर कंड्यूसिव टू डेवलपिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपने स्कूल में अपने क्लास में आपको एक ऐसी कल्चर ऐसे माहौल देना है बच्चों को जिससे उनको लगे कि नहीं ये सर जी मेरे हैं, मेरी जैसी भाषा बोलते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, हमें डांटते धमकाते नहीं हैं और ये विद्यालय जो है मेरा है, इस प्रकार की उनमें बिलोंगिंगनेस आ जाए, तो इस चीज़ को आपको बढ़ावा देना है। इस ऐसा आप करेंगे तब आपसे बच्चे जो हैं जुड़ पाएंगे, जो कि सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप जो लोअर हैं, ठीक है, जिनको गरीबी स्तर के हैं उस प्रकार के बच्चों को लिए, तो आपको ये करना चाहिए, सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, अगर भाई कोई गलती से गलती हो जाए, अगर ठीक वो गलत हो जाए, ठीक है, तो बता देना, ठीक है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती है, बट ना हो इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इंसर्टिंग एन इनकरेक्ट वर्ड, सब्सटीट्यूटिंग एंड शिपिंग words randomly, mixing up the order of words in sentences are explicit sign of, मतलब गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना, छोड़ देना, उल्टे सीधे लिख देना, इधर का उधर लिख देना, लिखना था बाज लिख दिया सा, उल्टा लिख दिया, ऐसा कब बच्चे करते हैं, ध्यान कीजिए जल्दी से जल्दी। लर्निंग डिसेबिलिटी, उनके अंदर कोई अधिगम अक्षमता है तब। ऑटिज्म, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ADHD, हीरिंग इम्पेयरमेंट, जब बच्चे उल्टा सीधा लिखते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ का कुछ पढ़ जाते हैं, लिखते कुछ का कुछ हैं, तब उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर अधिगम अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया
डायरेक्ट डिसलेक्सिया नहीं लिखा है, लेकिन डिसलेक्सिया क्या होती है, एक हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो ए होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल, ऊपर वाले क्वेश्चन में किसका इंक्लूजन करना था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी लो है, जो गरीब हैं, इसमें उनको आपको इंक्लूजन करना है जिनको देखने में प्रॉब्लम है। बीच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स ए बैरियर, अब इसमें देखिए बैरियर नेगेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर नकारात्मक आपको देना है। तीन चीजें तो फायदा करेंगी, इसमें एक चीज गलत होगी, गलत वाली निकालनी, बैरियर है। कौन सी चीज बैरियर है बच्चों के इंक्लूजन के लिए, बाधक है, देखो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर नोट्स, मतलब कि जो है अगर उनको दिखाई कम देता है तो किसी चैप्टर को हमको पढ़ाना है तो उसके लिए हमने उनको जो है वो प्रोवाइड करा दिए लेक्चर, इसमें ऑडियो फॉर्म में, तो सही है। ऑडियो ऑडियो टेपिड लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए श्रव्य जिनको वो सुन सकें, लेक्चर दे दिए, ये भी सही है, ऊपर वाला भी दोनों सही है। टेक्टाइल मोड्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल्स, ये चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शीय मॉडल, मतलब जो चीज़ें हमको चित्र के माध्यम से सिखानी थी, दिखानी थी बच्चे को, अगर उसको देखने में प्रॉब्लम है तो उसका मैंने 3D मॉडल बनवा दिया जिससे बच्चे उसको छू करके महसूस कर सके, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। अब चौथी चीज़ पढ़िए, फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, रिटिन डिस्क्रिप्शंस एंड डायग्राम्स, एक तो उसको देखने में प्रॉब्लम है बच्चे को, विजुअल इम्पेयरमेंट है, और आप उसको लिखने की रिटिन डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तब जो गलत है वही हमारा सही होगा, क्योंकि हमको कैसा क्वेश्चन देना, निगेटिव, निगेटिव आंसर करना है इसका। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म टिपिकली डेमोन्स्ट्रेट, अब ऑटिज्म के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए, बता रहे हैं हम, लिख लीजिएगा ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो व्यक्ति होता है जिसको हो जाती है वो एक ही काम को बार बार करता है, रिकरिंग एक्शन करता है, समाज में संपर्क नए लोगों से रखना चाहता है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर हो जाती है, वो अपने आप में अकेले ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर ऑटिज्म है। अब बता दीजिए इसका कौन सा सही होगा आंसर। एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन, उनकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, नहीं, वो तो किसी से मतलब ज़्यादा नहीं रखते हैं। हाइपर एक्टिविटी, नहीं, ये तो HD का उदाहरण है। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर, रिपीटिटिव बिहेवियर्स, जो बच्चे जो होते हैं बार बार ही एक ही बिहेवियर को बार बार करते हैं, एक्शन को बार बार करते हैं, जो जिनको ऑटिज्म की बीमारी हो जाती है वो रिपीटिटिव एक्शन करते हैं, बिहेवियर करते हैं, रिकरिंग बिहेवियर करते हैं, पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार करते हैं। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड, आपको ये बताना है कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके बारे में कौन सा सही है। आज वाले प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा इसके बारे में हमको ज़रूर बताएं। स्पीड कैसी रखनी चाहिए, क्या थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए कि इतनी ही रखनी चाहिए, सभी लोग बताएं। तब विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज करेक्ट, बताइए प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में कौन सा सही है। दे लर्न विद हाई इफर्ट्स, उनको बहुत ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती तब वो सीखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। दे टेक मच लॉन्गर टू परसीव इंफॉर्मेशन, वे जानकारी समझने में अधिक समय लेते हैं, मतलब देर से सीखते हैं, बात गिफ्टेडनेस की हो रही, गलत। दे हैव एवब एवरेज एबिलिटी, उनके अंदर जो होती है जो औसत से अधिक क्षमता होती है सीखने की, ये बात सही है, तभी तो वे गिफ्टेड होते हैं। गिफ्टेडनेस से रिलेटेड
रेंजुल्ली हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया है। 2.5 मिनट की वीडियो है रेंजुल्ली वाली, उसको देख लीजिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि गिफ्टेड बच्चा कौन सा होता है। ACC मॉडल, जिसको 3 रिंग मॉडल भी कहते हैं, 2.5 से 3 मिनट का वीडियो होगा, बनाया है रेंजुल्ली नाम से, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है ये गिफ्टेड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन। ये वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका ट्रेंड बहुत है। 6 क्वेश्चन तक पूछे गए 30 में, आप समझ सकते हैं। ए टीचर शुड डोमिनेंटली यूज लेक्चर मेथड टू टीच स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड्स। प्राइमरी क्लास के बच्चों को टीचर को लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाहिए। अच्छा, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डन थ्रू पैसिव लिसनिंग। लर्निंग तब अच्छी होती है सबसे ज़्यादा जब पैसिव लिसनिंग की जाती है। देखिए, पैसिव जो है वो निगेटिव वर्ड है, एक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है। आप लर्निंग जो होती है वो पैसिव नहीं होती, वो एक्टिव होती है। तो देखते खन इसका जो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बात इन्होंने गलत कह दी है, ऐसा नहीं होता है, कट कर दीजिए। 21 में देखिए, टीचर शुड डोमिनेटली यूज लेक्चर मेथड। नहीं, प्राइमरी ग्रेड के बच्चों के लिए हमको लेक्चर मेथड का यूज नहीं करना है, तो दोनों गलत है। इसके भाई टिक समझ के करना, इसमें टिक करने में गलती हो जाती है, तब दोनों गलत है। तो दोनों गलत वाला कौन सा है? डी, तब डी होगा इसमें, बाई मिस्टेक सी मत कर देना, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रेन इज डॉट 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 ऑफ लर्निंग फ्रॉम रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, हेंस स्कूल शुड एम्फेसाइज अपॉन डॉट 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 लर्निंग। वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क है, इसलिए विद्यालयों को अधिगम पर जोर देना चाहिए। किस पर? क्या हमारा मस्तिष्क कैपेबल है अपने रियल वर्ल्ड में सीखने के लिए? कंटेक्स्ट में बिल्कुल है। तो कैपेबल वाला तो पहले सही होगा, इनकैपेबल वाला गलत है। देखते हैं, ऐसे दो तो हमारे गलत हो गए, इनकैपेबल नहीं, कैपेबल वाला सही होगा। जो हमारा माइंड है वो इतना सक्षम है जो कि हमारे रियल वर्ल्ड से सीख सकता है। दूसरी बात, अब या तो ए होगा या सी होगा। सेकंड, टेक्स्ट बुक बेस्ड, हमको कंस्ट्रक्टिव जो है रचनात्मक बच्चों को सिखाना है कि टेक्स्ट बुक आधारित, हमको टेक्स्ट बुक आधारित नहीं, बच्चों को कंस्ट्रक्टिव बनाना है। तब इसलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ए। जो बच्चे हैं वो सीखने के लिए कैपेबल हैं, सक्षम हैं, और एम्फेसाइज अपॉन, उसको किस प्रकार से हमको सिखाना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव हिसाब से समझाना चाहिए, रचनात्मकवादी दृष्टिकोण से सिखाना चाहिए। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए, कंस्ट्रक्टिविज्म एडवोकेट्स। रचनावाद क्या है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज बाय लर्नर्स, शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। रिजेक्शन ऑफ न्यू नॉलेज बाय टीचर्स, टीचर के द्वारा रिजेक्शन करने को कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज ऑलरेडी गेन्ड, जो नॉलेज गेन की है उसके पुनरुत्पादन को कहते हैं डिस्प्ले ऑफ नॉलेज थ्रू रोट मेमोराइजेशन, याद रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन को रोट कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। सीधी बात है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है बच्चे हैं स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे अपने आप से स्वयं से सीख सीख करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। हमारी जो NCF 2005 है वो पूरी कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। इसकी ही बात जीन पियाजे ने कही है। फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज जीन पाइगेट। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन, ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोवाइडिंग multiple means of dot 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 is important to include all learners in class। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डॉट डॉट विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कौन से साधन? इंगेजमेंट, सभी बच्चों शामिल हों, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, डिस्क्रिमिनेशन भेदभावपूर्ण व्यवहार,
नॉन कम्प्रिहेंशन अबोधिमता मतलब बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है। तब आप ये बताइए, देखते खन आपको मैंने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड बताए थे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड तैयार कर लिया। जो कंपटीशन है, डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों कैसे वर्ड है, निगेटिव है, कट कर दो। अब बच्चा डी, नॉन कम्प्रिहेंशन, आप पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बच्चे आपसे जुड़ेंगे? नहीं। तो बच्चों को आपको क्या रखना है? इंगेजमेंट। बच्चों को इंगेजमेंट करना है, हमको बच्चों को संलग्न रखना, शामिल करना है। ठीक है, तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट सब गोल्स and then figuring out means for solving intermediate sub goals is referred to as each। मतलब एक समस्या है कोई, आपने उस समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वर्बलाइजेशन मौखिकीकरण, एनालॉजिकल थिंकिंग अनुरूपात्मक चिंतन, मीन्स एंड्स एनालिसिस, साधन अंत विश्लेषण, फंक्शनल फिक्सडनेस, कार्यात्मक स्थिरता। तो फंक्शनल फिक्सडनेस नेगेटिव वर्ड है, पढ़ा चुके हैं, गलत ये तो होगा ही नहीं। हमें 3 के बारे में सोचना है, एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। तब जब आप अपने गोल पर पहुंचने के लिए आप अपने, जैसे आपको सीटेट पास करना है, देखिए इस एग्जाम्पल को समझिए, आपको सीटेट जो है यहाँ पर समझते हैं, आपको सीटेट क्लियर करना है, आपका गोल ये है सीटेट। सीटेट को पास करने के लिए आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट हैं। गोल हमारा क्या है? तो मेन आपका उद्देश्य क्या? सीटेट को पास करना। तब आपने 5 सब्जेक्ट हैं भाई, सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, और हमारी से हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, एसएसटी है एसएसटी वालों की। तब ये इतने सब्जेक्ट है हमारे पास, या मैथ है, कोई भी है, मैथ है, ईवीएस, सभी सब्जेक्ट। आपने सभी सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड कर लिया कि हमको सीडीपी कैसे पढ़नी है, हिंदी कैसे पढ़नी है, सीडीपी संजय सर से पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, एसएसटी कैसे पढ़नी। आपने सभी चीज़ों को डिवाइड कर लिया, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सिलेबस को, किस लिए? सीटेट को पास करने के लिए। मेन गोल आपका सीटेट को पास करना। तब जब हम ऐसा करते हैं तो उसको कहते हैं इंड्स मीन्स एनालिसिस, मीन्स इंड्स एनालिसिस, साधन अंत विश्लेषण। सीधी बात है, इसकी तो कोई बात ही नहीं की जा रही, इसलिए सी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया है चैनल को, शेयर कर दें क्लास को, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन एंड रीजन। इसके मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा सीडीपी का रिवाइज। उन वाली क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन, ए टीचर शुड एक्सप्लोर द स्टूडेंट्स नेइव, ये बहुत पूछा जाता है नेइव वाला, नेइव theories about conception to be taught and build the lesson upon them। रीजन क्या है? स्टूडेंट्स नेइव theories are a king of alternative conception and valuable for advanced learning। प्रकार, किंग नहीं काइंड होगा, यहाँ पर डी होगी, काइंड ऑफ अल्टरनेटिव। मतलब इसका यह है कि अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज न्यायिक सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए, उसी के आधार पर आगे पढ़ाना चाहिए। नेइव थ्योरी जो होती है हमारी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, किसी भी चीज़ के प्रति जो बच्चों की धारणाएं होती हैं, तो उसको टीचर को कैसा लेना, सकारात्मक रूप से लेना है, उससे जोड़कर ही बच्चों को पढ़ाना है। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, 100% कैसा है,
ट्रू है। अब बच्चा रीजन, रीजन क्या है, कारण क्या है? स्टूडेंट की जो नई थ्योरीज होती हैं उनको वो एक प्रकार की क्या होती हैं, कंसेप्शन होती हैं और वैल्यूएबल होती हैं। एडवांस्ड लर्निंग के लिए वैल्यूएबल होती हैं, अच्छी होती हैं, ये भी बात सही है, अच्छी भी होती हैं। अब सही तो दोनों है, और जो असर्शन है उसको रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संभल के करना। इसका आंसर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन वाले क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप कितने ज़्यादा पूछे गए हैं। असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्कूल should promote pedagogies which don't emphasize on mere reproduction of materials learned। मतलब कि हमको इस प्रकार से बच्चों को पेडागोजी का यूज करना है जो बच्चों के रटने को बढ़ावा ना दे। मेयर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रटना, पुनरुत्पादन को बढ़ावा ना दे, सही बात है। हमको इस प्रकार की पेडागोजी से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना कि जिससे उनके रटने की प्रवृत्ति है वो कम हो। तो इसमें नाट की बात की गई, बिल्कुल सही बात है। इमोशंस एंड कोग्निशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, महा गलत बात है। जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं और जो हमारा सीखना है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटरवूविन होते हैं। अब मान लीजिए अगर आप इसमें हमारी क्लास देख रहे हैं, आप खुश हैं, तब आपकी समझ में बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तब चाहे कितनी भी अच्छी क्लास हो आपका मन नहीं लगेगा। तो सीखना हमारा किससे संबंधित है, हमारे इमोशंस से है। हंसना है, रोना है, प्यार है, मोहब्बत है, ये सभी हमारे सीखने से संबंधित है। तो ये तो बात महा गलत है, फाल्स है। तो देखिए रीजन तो हमारा गलत है लेकिन हमारा असर्शन सही है। अब कौन सा इसमें होगा, ए इज ट्रू, ए ही है, हाँ ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिक मोटिवेशन। हमने आपको मोटिवेशन दो प्रकार का बताया है, एक तो इंट्रांजिक होता है, एक होता है एक्सट्रांजिक। इंट्रांजिक क्या होता है, वो होता है जो आंतरिक होता है, अंतरात्मा से निकलता है, हमारी इच्छा से निकलता है। जो कोई काम हम अपनी अंतरात्मा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, उसको इंट्रांजिक मोटिवेशन है। एक्सट्रांजिक जो होता है, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो होता है बाहरी चीज़ को देखकर है जब हम मोटिवेट होते हैं, रुपया है, पैसा है, फर्स्ट आना है, मुझे प्रशंसा करवानी है दूसरों से, जैसे मुझे सीटेट पास करना है। एक तो इसलिए कि दूसरे में अपने पड़ोसी के बच्चे को दिखाना है कि देखो मैंने सीटेट कर लिया, 30/30 ले आया CDP में, एक तो इसलिए। तो एक्सट्रांजिक हो जाएगा ये, बाह्य मोटिवेशन। आंतरिक क्या, बस मुझे मास्टरी हासिल करनी, मुझे करना है, बस अपनी अंतरात्मा से जब आप पढ़ते हैं, स्वयं से मोटिवेटेड होते, सेल्फ मोटिवेटेड होते, तो उसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक टीचर को हमेशा बच्चों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। अब आ जाइए, स्टडिंग टू विन ए कैश प्राइज, एक कैश प्राइज को जीतने के लिए जो है, नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, क्या ये इंटरनल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, नहीं है। कैसे देखकर हम पढ़ना चाहते हैं, कैसे मिल जाए। परफॉर्मिंग ए डांस टू गेट प्रेज ऑफ पीयर्स, अपने साथ वालों से हमें प्रशंसा मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, इसलिए हम परफॉर्मिंग कर रहे हैं डांस की, नहीं वो भी गलत है। पार्टिसिपेटिंग ए रेस टू कम फर्स्ट, हमको रेस में इसलिए भाग ले रहे हैं क्योंकि हमको फर्स्ट आना है, नहीं फर्स्ट नहीं आना है, बस दौड़ना है, हमारे लिए है। तो ये भी कैसा, एक्सटर्नल है। डूइंग रिसर्च ऑन ए टॉपिक आउट ऑफ क्यूरियसिटी, मेरी जिज्ञासा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से, अपने आप से, स्वयं से। तो ये कौन का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंतरिक मोटिवेशन का, आंतरिक अभिप्रेरणा का। एक
ट्रांजिक मोटिवेशन का हो या इंटरनल मोटिवेशन का हो, बात सेम है, बस वर्ड अलग है। इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन या इंट्रांजिक और एक्सट्रांजिक मोटिवेशन। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। लर्निंग गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो सीखना है वो किस किस के द्वारा प्रभावित होता है? क्लासरूम इन्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पेडागोजी ऑफ टीचर, रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, कक्षा का प्रवेश, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक की शिक्षण गतिविधियाँ, विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर। बताइए सीखना किस किस से प्रभावित होता है? भाई सीखना सभी चीज़ों से प्रभावित होगा। अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तब बच्चे नहीं सीखेंगे। अगर रिसोर्स नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्स ही नहीं है, आप पढ़ाना चाह रहे हैं, ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, या आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तब भी सीखना प्रभावित होगा। आप वो चीज़ पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको डिजिटल बोर्ड पर कोई चीज़ दिखानी है, डिजिटल बोर्ड ही नहीं है, तो सीखना प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल प्रभावित हुआ। पेडागोजी ऑफ टीचर, टीचर जो है पेडागोजी बहुत गलत यूज कर रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, तो तभी तो चारों से प्रभावित होगा। कुल मिला के डी इज आवर राइट ऑप्शन। डी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक कंड्यूसिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट रिकॉर्ड्स, एक अच्छा अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता, क्या चीज़ चाहिए? मैक्सिमाइजेशन ऑफ थ्रेट्स, अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम भरा इन्वायरमेंट होगा उतना अच्छी प्रकार से आप पढ़ेंगे नहीं। मिनिमाइजेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जितने सबसे कम से कम व्यवधान होगी उस इन्वायरमेंट में हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। ये तो सही बात है। अगर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तब हमारा जो पढ़ना है, जो सीखना है, वो हमारी प्रभावित हो जाएगी। इग्नोरेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, नहीं, आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को कभी इग्नोर नहीं करना, गलत है। रिजिड पेडागोजिकल प्रैक्टिस, रिजिड नहीं फ्लेक्सिबल, रिजिड एक नेगेटिव वर्ड है, कट कर दो। देखिए दो ऑप्शन तो देखते खन सी और डी हमने गलत कर दिए। अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पढ़ रखे हैं तब सीखने के लिए सबसे अच्छा जो इन्वायरमेंट होगा वो होगा जिसमें सबसे कम डिस्ट्रैक्शन होंगे। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। फिर आपसे मैं एक बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्लास को शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बताइएगा आज की क्लास के बारे में, सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कैसी रही क्लास, क्या इतनी स्पीड रखनी चाहिए या कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।